हेलो फ्रेंड्स, आज हम चार्ज और फोर्स बिटवीन चार्जेस के में न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप देखेंगे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स और धीरे धीरे हम हर तरह के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब आप इन न्यूमेरिकल्स को करते हुए मुझे देखेंगे और फिर जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर होती चली जाएगी। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिशिएंट और एक्सेस इन अ बॉडी हैविंग -1 कूलम्ब चार्ज। कोई बॉडी है जिसमें -1 कूलम्ब चार्ज है। अब जब उसमें चार्ज है तो डेफिनेटली कल हमने डिस्कस किया था इसके पिछले लेक्चर में कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बॉडी है जिस पर -1 कूलम्ब का चार्ज है, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में डेफिशिएंट हुए हैं, मतलब इससे निकल गए हैं, या फिर एक्सिस में है, मतलब कहीं से आ गए हैं। पहली चीज मैंने कल और पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, और जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाएंगे और वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो एक आंसर तो हमें सीधा मिलता है, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है मतलब उस बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो पहला आंसर, जब हम आंसर की बात करेंगे इसके, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सिस। ये आंसर तो हमें सीधा सीधा मिल गया, ओके। अब हाउ मेनी, कितने, तो कितने के लिए हमने याद हो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, Q बराबर NE या Q बराबर प्लस माइनस NE। मैंने आपको बताया था कि where n is equals to 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं। n is the number of electrons जो भी एक्सिस में आए हैं या निकले हैं। तो यहाँ पर Q is equals to NE, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की हम बात करें अगर यहाँ पर, तो हमारे पास -1 कूलम्ब चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलम्ब। n हमें निकालना है, हाउ मेनी, कितने इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n is equals to 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। ये कूलम्ब से ये कूलम्ब कैंसिल, ये 10⁻⁻⁹ ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ऊपर नीचे हम करेंगे तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन 1.6। अब देखिए, आप यहां से ये डेसिमल हटाइए, ठीक, या यहां से 10 ले लीजिए, इसको 10⁻⁹ में से एक 10 ले लिया तो कितना बचा, 10⁻⁸ अपॉन यहाँ क्या हो गया 1.6। अब इसका डेसिमल हटा लीजिए, तो डेसिमल हटा लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 100 × 10⁸ अपॉन 16 से डिवाइड कर लें हम, 16 6 जा 96, पॉइंट लगा, बचा कितना, 100 में से 96 गए तो कितना बचा 4, डेसिमल लगा तो कितना हो गया 40, 16 2 जा 32, 40 में से 32 गया तो कितना बचा 8, डेसिमल के कारण क्या आएगा 0, 80, 16 5 जा 8, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, आए या गए, तो हमने क्या देखा, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, तो इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में, समझ में आया, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो डेफिनेटली एक्सिस में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो तो हम वहीं से पता कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर N। कल हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके।
made up of aluminium. A coin is made up of aluminium एंड इसका वेट दिया हुआ है आपको 0.75 ग्राम। It has a square shape. It has a square shape and diagonal length of diagonal measures 17 mm. Measures 17 mm. Okay, 17 mm. It is electrically neutral and contains equal amount of positive and negative charge. Oh, it is electrically neutral. Electrically neutral है मतलब definitely positive और negative charge बराबर होगा और the magnitude of these charges is contains equal amount of positive and negative charges. Equal amount of positive and negative charges. Find the magnitude. Find the magnitude of these charges. आपको इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 26.98, दैट इज अप्रॉक्सीमेट 7। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम अप्रॉक्सीमेट 27 ले लीजिए और ये है क्वेश्चन। How can we calculate it? Now, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। What we have to given? यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए सबसे पहले इसका जो आपको मास दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम 0.75 ग्राम गिवन मास, दैट इज आप इसे W ले लीजिए। गिवन मास 0.75 ग्राम। ओके ठीक, अब इसका जो एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दैट इज आल्सो कॉल्ड मोलार मास, ये दिया है 27, ये होता ही है ठीक। ओके देखिए सबसे पहले तो हम अगर इसके अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करना चाह रहे हैं, हम अच्छे से सोचें।
क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम, अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N। अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N। देखिए सोचना है तो थॉट कैसे डेवलप करनी है। क्वेश्चन आया, शुरू नहीं करना, सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसमें किस किस चीजों का यूज है और कौन सी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई। थोड़ा सा सोचिए। आपको गिवन मास दिया हुआ है उस कॉइन का 0.75 ग्राम, ओके ठीक। उसके साथ आपको उसका शेप दिया है, उस शेप का डायगोनल दिया हुआ है पर अब हम सोचें और फिर हमसे बोला गया है कि वो जो सिक्का है, वो जो कॉइन है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसमें सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो हमसे बोल रहा है कि वो कितना है, वो चार्ज की वैल्यू कितनी है। अब चार्ज निकालें कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? हम न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए, देखिए एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 13। मतलब एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होंगे, राइट। इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 30। किसी भी एल्यूमिनियम की जगह कुछ और भी आ सकता था और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका जो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बराबर प्लस ZE। ये हमारा न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, एक एल्यूमिनियम एटम, एक एटम। अब हमें ये देखना है कि इस जो हमको अमाउंट दिया हुआ है 0.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें कितने एटम हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? ये तो एक एटम का न्यूक्लियस का चार्ज हो। हमको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक। अब हाउ कैन वी डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स? तो नंबर ऑफ एटम्स, हमारा जो टारगेट आ गया, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 0.75 ग्राम। ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करना पड़ेगा, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, अगर आपको याद हो, अपॉन मोलार मास। मोलार मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमको W, मोलार मास कैपिटल M हमने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 0.75 ग्राम अपॉन 27। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ओके। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और देन ये मान लीजिए 75 अपॉन 100 into 27, 25 3s are 25 4s are 3 9s 1/36 मोल्स आ रहे हैं, राइट। किसमें? इन 0.75 ग्राम कितने मोल हैं एल्यूमिनियम के? 1/36। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मोल of any substance contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms, okay। मतलब 6.023 into 10 to the power 23 atoms, ये एक मोल होते हैं। हमारे पास कितना मोल है? 1/36 मोल्स। तो 1/36 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 6 पॉइंट, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 6 ले लें, 6 into 10 to the power 23 into 1/36, ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4s are 6 6 are 36। ये आ गया।
दैट इज 10 to the power 23 upon 6। ये अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है। इसको हम थोड़ा बहुत और कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, ठीक, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, राइट। ओके, एक एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? प्लस z। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स के न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा? z की वैल्यू यहां पर 13 e, राइट? e मतलब वही 1.6। सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस in 0.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, राइट? तो 0.75 ग्राम एल्यूमिनियम में एक एटम का चार्ज कितना है? 13, एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 13। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? कितने? 10 to the power 23 upon 6। तो फिर वही बात, अगर 1 रुपए में 4 डेरी मिल्क तो 5 रुपए में कितनी? 20। मल्टीप्लाई करके तो एक के लिए दिया हुआ है, एक एटम के न्यूक्लियस का चार्ज 13 ही है, इतने एटम्स के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा 13e into 10 to the power 23 upon 6। यहां पर आप e की वैल्यू भी डाल सकते हैं, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e। ओके, तो यहां पर मैं क्वेश्चन को रख कर देता हूं। e की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 23 upon 6। So that will be 23 minus 19, ये तो हो गया 10 की पावर 4। ये लगभग हो जाएगा आपका 2 3 जा 6। आप चाहे तो यहाँ से डेसिमल हटा दें, 10 लगा दें यहाँ पे, ये 10 हो जाएगा, ये 10 कट के 10 की पावर 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और ये 13 8 जा 104 upon 3। तो ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। 34.6 into 10 to the power 3। डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर में 10 में बढ़ जाएगा, तो 3.46 into 10 की पावर 4 कूलम। इतना चार्ज पॉजिटिव में लगभग होना चाहिए। और ओके, ये न्यूक्लियस का चार्ज, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, राइट? इतना चार्ज न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का चार्ज इतना ही, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया, इतना चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस में रहेगा और इतना ही चार्ज बाहर सराउंडिंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। और इस तरह से बॉडी जो है वो, जो सिक्का जो है, कॉइन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, आशा करता हूँ एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए उन्होंने उसका शेप दे रखा था, उसके डायगोनल का मेजरमेंट दे रखा था और वो कुछ भी यूज नहीं हुआ। हमें सिर्फ अपना सोच बदलनी है, सोचने का तरीका बदलना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या पूछा और कैसे, कहाँ से शुरू करना है। जब मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया तो मैंने आपको कहाँ से बताया कि भाई देखिए, जब आप किसी भी चीज में चार्ज देखते हैं तो चार्ज के लिए हमारे पास Q बराबर n ही फॉर्मूला होता है ना। अब n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्या। तो यहाँ पर हमसे चार्ज पूछा गया, एक एटम हमारे पास 0.75 ग्राम हमको दिया गया था, 0.75 ग्राम हमको वेट दिया गया था। अब हम सबसे पहले तो ये देखें कि 0.75 ग्राम में कितने एटम्स होंगे एल्यूमिनियम के। एक एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अब एक एटम के न्यूक्लियर, एक एटम का पॉजिटिव चार्ज हमें पता चल गया। अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 0.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स पहले हमें निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास हमारे पास गिवन था 0.75 ग्राम, मोलार मास हमें दिया हुआ है 0.27। हमने इसे सॉल्व कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स है, एक मोल में 6.03 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, एक मोल में कितने, तो 1/36 में 1/36 into 6.03 into 10 to the power 23। ये 6.03 को हमने 6 कर लिया, तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ एटम्स। अब एक एटम का चार्ज हमें मालूम है 13, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स का चार्ज मल्टीप्लाई होंगे 13 into 10 की पावर 23/6 की वैल्यू हमने रखा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। The ratio of next third question, the ratio of electrostatic force and gravitation force between an electron and a proton। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो निकालना है। हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए तो हमें चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बराबर 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए तो हमें मास की जरूरत होती है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 to the power -31 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 into 10 to the power -27 kg। ओके, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है। ओके, अब हम इस रेशियो को देखेंगे। ओके, तो अब इस रेशियो को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कितना हो, फार्मूला क्या होता है, 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r²। 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon 0, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। ओके, ये फिक्स वैल्यू है। ओके, 9 into 10 to the power 9। आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, ऊपर आएगा। ये अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं, इसको यही छोड़ दूं, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये q1 की चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, इसकी भी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो कूलम इनटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। ये दोनों चीजें कहां
खैर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी पर बाई चांस, ठीक है। तो 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू चार्ज ऑफ दोनों का ही सेम है 1.6 × 10⁻⁻90 और 1.6 × 10⁻⁻90 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस r² कुछ भी हो सकती है। ओके, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, से Fg से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r²। ओके, तो यहां पर G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। मास हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31। इसको नीचे लिख लेते हैं 6.67 × 10⁻11 इनटू मास हमारे पास है 9.1 × 10⁻31 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.67 × 10⁻27 अपॉन डिस्टेंस वही r²। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया दोनों के बीच में। अब हमको इन दोनों का रेशियो देखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स हम इसकी वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁻⁹ × 1.6 × 1.6 × -19 और -19 कितना हो जाएगा -38 और -38 और ये +9 कितना हो जाएगा, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर ये हो जाएगा -38 + 9 तो -29। ओके, अपॉन r²। फिर इसके नीचे ये वाली वैल्यू, ठीक, तो यहां से 6.67 × 9.1 × 1.67 × 10 की पावर -11 -31 और -27 ये कितना हो जाएगा -38 48 58 68 69 10 की पावर -69 हो जाएगा अपॉन r²। इसमें ये r² से ये r² क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 9 और 9.1 अप्रोक्सीमेट कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब हमारे पास बचता है 1.6 × 1.6 अपॉन 6.67 और इसको 6.6 कर लीजिए लगभग और इसे 1.7 कर लीजिए लगभग, या इसे 6.7 कर लीजिए और इसे 1.6 कर लीजिए अप्रोक्सीमेट, और ये 10 की पावर -29। किसी भी एक चीज को अगर हम कम कर रहे हैं तो दूसरे को बढ़ा लीजिए ताकि बैलेंस हो जाए, है ना। ऑप्शंस आपके दूर दूर होंगे। 6.67 इसको हमने 6.7 कर दिया बढ़ा के, ये 1.67 था इसे हमने कम करके 1.6 कर दिया। नाउ ये 10 की पावर 69 के ऊपर जाएगा तो 69 और प्लस का हो जाएगा, उसमें से 29 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 40, 10 की पावर 40 हो जाएगा। तो ये 1.6 से 1.6 कैंसिल कर दीजिए 16/67, एक 10 आप यहाँ से ले लीजिए तो 16/6.7 × 10 की पावर 39, ये आप इसका डेसिमल हटा लीजिए तो दैट विल बी 160/10⁻⁷ × 10⁻39। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग ये आ जाएगा 2.4 के आसपास, 2.4 × 10⁻39, राइट। तो ये रेशियो आएगा लगभग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी जो वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, पर एक बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से ये रेशियो देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पे क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ समझ में आया है, बिल्कुल आसान है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों वर्टाइसेस पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है क्यू क्यू और क्यू। सपोज करिए इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी। तीनों साइड्स की डिस्टेंस ए ले लीजिए। ओके, हमसे बोला गया है कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए क्यू चार्ज रखा है, या मान लीजिए कोई और चार्ज रख लीजिए, मान लीजिए कैपिटल क्यू रखा है सेंटर पे ऊपर। देन व्हाट इज द फोर्स? This is an equilateral triangle. What is the force? Force on charge capital Q placed at the center. Capital center. Okay. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखें। देखिए इस चार्ज के ऊपर सभी तीनों चार्ज, ये तीनों स्मॉल क्यू चार्जेस जो है वो फोर्स लगेंगे। देखिए ये ए वाला जो सबसे पहले हम बी और सी देखें, या फिर हम तो ये सपोज करिए ये देखिए ये वाला जो चार्ज है बी वाला इस तरह से फोर्स लगाएगा बी ओ की डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स अगर हम बात करें ड्यू टू चार्ज एट बी, ठीक है, बी के कारण क्या होगा, डायरेक्शन बी से ओ की ओर। ओके, इसको हम F1 नाम दे देते हैं, सपोज करिए F1 बराबर 1/4πε0। अच्छा एक बात और है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण यहां पर ये तीनों ही डिस्टेंसेस AO, सबसे पहले सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, hence AO is equals to BO is equals to C, तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, अगर डिस्टेंस बराबर है, तीनों चार्ज भी बराबर है, सो नो डाउट फोर्स भी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 या Ke Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चाहे हम F1 की बात करें, चाहे हम F2 की बात करें, चाहे हम F3 की बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो Ke Q1 की वैल्यू क्या है किसी भी स्थिति में, स्मॉल के, Q2 दूसरा चार्ज कौन सा है जिस पर फोर्स लगा रहा है, कैपिटल Q पर, और डिस्टेंस तीनों की कितनी है, R स्क्वायर। तो ये भी
सोचने का तरीका, तीनों डिस्टेंस बराबर तो तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर। दैट इज सपोज दैट एफ ले लीजिए, ओके, ये भी एफ हो गया। अब इसी प्रकार ये सी वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा इस तरह से, ओके, इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ये फोर्स लग रहा है एफ, ये फोर्स लग रहा है एफ, ओके। अभी बी और सी, एफ बराबर F1 बराबर 1/4πε0, तीनों ही बराबर, ओके। तो अब मैं जब किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स अगर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी आएगा, ठीक है। फोर्स एट O ड्यू टू B एंड C, इनका रिजल्टेंट, इनफैक्ट रिजल्टेंट फोर्स एट O ड्यू टू B एंड C, दोनों फोर्स हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, R बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। रिमेंबर, अब cos थीटा के लिए हमें इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो वर्टेक्स का होता है वो 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो गई, ओके। अब अगर ये 60 डिग्री है तो हम ये देखें कि यहां पर देखिए ये टोटल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये जो आधा एंगल हुआ ये कितना हुआ, 30 डिग्री, ये भी कितना हुआ, 30 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल BOC में देखें, ट्रायंगल BOC, ये एंगल 30 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री, एंगल C 30 डिग्री, तो एंगल O कितना होगा, इसे आप ध्यान से समझिए। टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो टोटल ये कितना हो गया, 60, बचा हुआ कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ओके। सो ये 120 डिग्री हो गया, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो गया, 120 डिग्री, ओके। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर किसी पॉइंट पर दो सेम वेक्टर 120 डिग्री पर अप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी कितना आएगा, सेम। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, राइट। यू कैन कैलकुलेट आल्सो, R बराबर √f² + f² + 2f cos 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, सो दैट इज 2f² + 2f², और ये cos 120 की जगह -1/2 रख दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, 2f² - f², ये कितना बचेगा, √f², एंड दैट इज इक्वल्स टू f। तो यहां पर इस फोर्स जो C के कारण लग रहा है, जो B के कारण लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, इन दोनों के बीच में ऐसा, इस तरीके से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, F होगी, यस राइट, ओके। अब तीसरा चार्ज जो यहां पर Q रखा हुआ है, अभी A के कारण की बात करें, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, along OA, इसका वेक्टर डायरेक्शन कितना होगा, OA, O से A। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, फोर्स एट O ड्यू टू A पर, तो A वाला जो चार्ज है Q वो इस O पर रखे Q को किस तरफ धक्का देगा, नीचे की ओर, और किस फोर्स से धक्का देगा, सेम F, क्योंकि तीनों ही डिस्टेंसेस से हैं, क्लियर। अब एक O पॉइंट पर एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along AO, ठीक। अब देखिए, अब पॉइंट O पर दो फोर्स, पॉइंट O पर दो फोर्स, एक F ऊपर की ओर लग रहा है और एक फोर्स F नीचे की ओर लग रहा है, सो नेट फोर्स एट O कितना हो जाएगा, एट O इज F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक।
तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे एक क्वेश्चन हो गया कि अगर एक ही पॉइंट पर एक साथ बहुत सारे फोर्स लगे तो उनका रिजल्टेंट हमें किस तरह से देखना है। यहाँ से एक और बात क्लियर करूंगा मैं आपको। आप अगर इसको ठीक ढंग से देखें, यहाँ पर अगर आप बैठ जाए इस सेंटर जहाँ पे कि आपको फोर्स रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना था, आप अगर इस तरफ अपना सर घुमाएंगे तो सेम डिस्टेंस पे आपको स्मॉल क्यू चार्ज दिखेगा। अगर आप इस तरफ इस कोने को देखेंगे तो सेम डिस्टेंस पे फिर से आपको क्यू चार्ज दिखेगा। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे आपको सेम क्यू चार्ज दिखेगा। क्लियर? मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? सिमेट्रिक पॉइंट हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, सिमेट्रिक पॉइंट पर रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 0 आती है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है ना? एट सिमेट्रिक पॉइंट, एट सिमेट्रिक पॉइंट resultant vector will be 0। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये कहें कि ये एक स्क्वायर है सपोज करिए, यहां पर क्यू चार्ज रखा गया है, यहां 2q रखा गया है, यहां पर फिर q रखा गया है और यहां पर 2q रखा गया है। हमसे बोला कि सेंटर पे दिस इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। यहां पर आपको एक कैपिटल क्यू चार्ज होती है। फाइंड द नेट फोर्स एट O। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल है। ये वाला चूंकि ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंसेस सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ये वाली डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होगी। ये चार्ज q है तो ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर उतना ही फोर्स ये वाला क्यों भी लगाएगा, क्योंकि फोर्स में दो ही बातें देखनी है, चार्ज और डिस्टेंस। चार्ज दोनों से, डिस्टेंस दोनों से। तो इधर अगर इसने F1 फोर्स लगाया तो ये वाला भी उस पर इधर F1 फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम इस वाले हिस्से को देखते हैं तो जितना फोर्स ये वाला 2q लगाएगा इस तरफ, उतना ही फोर्स ये वाला 2q भी इस तरफ लगाएगा और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर नेट चार्ज फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ सीधे देख के भी किए जा सकते हैं। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में और थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम। ओके, थैंक यू।